हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सी आशीष केडिया एंड स्टूडेंट्स आप लोग आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के, टू बी प्रिसाइज बिजनेस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर पर। इस लेक्चर का क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है सर? सबसे पहले तो आप लोगों को एक सिलेबस का इंट्रो मिल जाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन योर सिलेबस। एक बार वो हो जाए फिर अपने चैप्टर 1 यूनिट 1 से बातचीत आरंभ करेंगे। ऑलराइट, सो हियर वी गो स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चा लोग, आपको मैं बता दूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, सीए फाउंडेशन के अंदर ये 100 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। इसका मतलब 100 इंटू 1 इज 100। ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच मतलब 100 हो गया। एमसीक्यू है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी सवाल उठेगा। हमने आपको मैथ्स के इंट्रो लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से बताऊं कि +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 0 अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, और अगर आप अटेम्प्ट करते हो और गलत होता है तो -0.25। सर, क्या ये सब्जेक्ट इजी है? क्या ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है? स्टूडेंट्स, टाइम एंड अगेन ये देखा गया है, हाँ बाकी सब्जेक्ट्स भी इजी है, बट अगर मैं चारों सब्जेक्ट्स में से इजीएस्ट आपको बताऊं तो दिस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स। मतलब बहुत आसान होता है, बहुत आराम से आप लोग 80 अप उठा सकते हो। 100 में से 80 अप उठाना फाउंडेशन में एक अच्छा, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट माना जाता है, एंड वो मुमकिन है। चाहिए क्या? कुछ तरीके पढ़ने के जो आप लोगों को फॉलो करने होंगे, जो मैं अपने करिकुलम में फॉलो करने वाला हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरे का पूरा आईसीआई मॉड्यूल। जो इंस्टीट्यूट आपका पेपर सेट करती है, जो बॉडी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट करती है, अगर उसी का पूरा पेपर आप लोग, उसी का पूरा मटेरियल आप लोग पढ़ लो तो मतलब असंभव है कि आपका कुछ भी छूट जाए। एक बात। सेकेंड स्टेप, ये तो मेरे तरफ से हुआ, मैं आईसीआई मॉड्यूल कराया अगेन मेरी तरफ से, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है, मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस लगभग हर क्लास में आप लोगों को करवाने वाला हूं। पर थर्ड स्टेप, तीसरा जो गोल है वो मुझे आप लोगों के एंड से चाहिए। तीसरा काम जो है वो मुझे आप लोगों के एंड से चाहिए। सर क्या? क्या सर? स्टूडेंट्स, तीसरा काम है कि मुझे आप लोगों के एंड से चाहिए रीडिंग। थोड़ा बोरिंग लगेगा सुनकर, पर इसी से सक्सेस मिलेगा। मॉड्यूल का आईसीआई मॉड्यूल अगर आप लोगों के घर तक अभी तक इंस्टीट्यूट ने बुक नहीं पहुंचाया है तो फ्रीली अवेलेबल है बीओएस आईसीआई नॉलेज पोर्टल पर। डाउनलोड करें, बीओएस आईसीआई नॉलेज पोर्टल पर डाउनलोड करें बुक को, और बुक की रीडिंग, एवरी डॉट्स एंड कॉमर्स शुड बी रेड। अगर आप ये कर लेते हो, बस खत्म, इकोनॉमिक्स का टेंशन खत्म हो गया। अगला सब्जेक्ट पर जाइए। बस ये 3 स्टेप्स। अंडरस्टूड है? चलिए आइए एक बार सिलेबस को अपने समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अवर सिलेबस। सो बच्चे, अच्छा 10 चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स है। 5 चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं और लगभग 5 चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो जाए। फिर से बोलूं, 5 चैप्टर्स आर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, 5 चैप्टर्स आर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। हर चैप्टर का वेटेज कितना है? लगभग 10 नंबर। 100 नंबर का पेपर है, 10 इंटू 10 हो गया 100, तो लगभग 10 नंबर का हर चैप्टर का वेटेज आप मान के चलो। कुछ जगह देखिए थोड़ा अप एंड डाउन होता है, बट देन वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दैट। चलिए, चैप्टर 1 जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंदर 2 यूनिट्स है। एक है इंट्रोडक्टरी यूनिट, जिसमें अपने समझेंगे कि अपना ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्जैक्टली व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ने वाले, क्या है आप। अंडरस्टूड है सर? एंड एक बार ये समझ में आ गया, फिर हमने बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म पढ़ना है। जो बच्चे लोग 11-12 में इकोनॉमिक्स नहीं रखते थे, जिनके पास नहीं था, उनके लिए तो सब कुछ नया है, तो बात ही खत्म, उनको तो सब कुछ जीरो से समझ में आने वाला है। पर जिनका 11-12 में इकोनॉमिक्स था, अप्रोच में
जमीन आसमान का फर्क है काफी हद तक 11-12 में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन राइटिंग आता था तो आप लोग लर्न करके जाते थे। देयर यूज्ड टू बी रट्टाफिकेशन, यहां पे रट्टाफिकेशन सरवाइव नहीं करेगा, यहां अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा महत्व रहने वाला है, इसीलिए मैं यहां पर हूं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन है यूनिट 1, यूनिट 2 में अपने पढ़ने वाले बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड प्राइस मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गया चैप्टर 1 का कहानी। चैप्टर 2 इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसमें 11-12 की भी काफी चीजें हैं और काफी चीजें नहीं है, काफी चीजें नहीं है डिमांड और सप्लाई के अंदर। जैसे उदाहरण दे सकता हूं, जैसे एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल के आपने 11-12 में कुछ नहीं पढ़ा है, वो यहां पर है। ठीक है, इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला होता है mr इक्वल्स टू AR टाइम्स E माइनस 1/E। ये आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है क्लास 11-12 के लेवल पर। तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दो इट इज रिलेटेबल, सम एलिमेंट्स आर न्यू हियर एज वेल। ओके, तो बता दूं, यूनिट 1 है, इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट 2 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्लैश कंज्यूमर बिहेवियर, एंड यूनिट 3 है सप्लाई। तो 3 यूनिट्स, फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 यूनिट्स, सेकेंड चैप्टर के अंदर 3 यूनिट्स हो गए। ओके, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, अगेन समथिंग रिलेटेबल जिनका था इकोनॉमिक्स। इसमें फिर से कुछ नहीं आएगा, जैसे आप लोगों का किसी का भी आइसोक्वांट नहीं पड़ा हुआ है तो वो आइसोक्वांट जैसी चीजें, आइसोकॉस्ट जैसी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, सो ये हो गया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो ये 2 यूनिट्स हो गए चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 4 थोड़ा सा ह्यूज है, इसके अंदर है मार्केट्स। मार्केट्स में हाँ, वो मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, वैसे मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर कहानी है बट उससे भी ज्यादा डिटेलिंग है। टाइप्स ऑफ मार्केट्स यूनिट 1, प्राइस डिटर्मिनेशन यूनिट 2, एंड प्राइस आउटपुट अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स यूनिट 3। ये हमारा सिलेबस रहने वाला है इफ इट वेयर टू बी डिस्कस्ड अबाउट मार्केट्स चैप्टर 4, दैट इज। अगर चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल्स का बात करूं तो ये अपने आप में ही एक चैप्टर है, बस खत्म। ये एक चैप्टर है, यही एक यूनिट है, काफी छोटा है एंड काफी स्कोरिंग है, आराम से आप यहां पर स्कोर करोगे। देखो यहां पर ना कहीं माइक्रो खत्म होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल काफी हद तक मैक्रो का एलिमेंट भी है, पर मैं मान के चलता हूं इसको माइक्रो के अंदर। पर हाँ, इट मेनली इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो एलिमेंट्स, आएंगे बात करेंगे उस पर। चैप्टर 6 हार्डकोर मैक्रो है, जहां आप लोग नेशनल इनकम पढ़ने वाले हो। ठीक है, यूनिट 1 में नेशनल इनकम है, यूनिट 2 में केनेशियन इकोनॉमिक्स है। आपको याद हो, अगर 11-12 जिसका था अगेन, तो आप लोग 2 सेक्टर मॉडल ऑफ केनेशियन इकोनॉमिक्स पढ़े हो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहां 3 सेक्टर और 4 सेक्टर पे भी सम्स आते हैं, तो दैट्स समथिंग वेरी न्यू टू यू ऑल। फिर तो नया नया है, चैप्टर 7 सभी बच्चों के लिए नया है। हालांकि मैं बताने वाला हूं, जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का भी है, मैं बताने वाला हूं सब कुछ जीरो से ही, बट स्टिल चैप्टर 7 पब्लिक फाइनेंस इज अ कंप्लीटली न्यू एरिया। इसमें फिस्कल फंक्शन में व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी में भी बच्चों को पता है, बट देन पूरा नया है। मार्केट फेलियर पूरा नया है यूनिट, बजट मेकिंग पूरा नया यूनिट है। सो दीज आर द 3 यूनिट्स। एक यूनिट 4 है फिस्कल पॉलिसी, जो बच्चों का पढ़ा हुआ है। चैप्टर 8 मनी मार्केट, अगेन कंप्लीटली न्यू, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ मनी डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी जैसी बातों को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 इज इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट 1 न्यू, यूनिट 2 ट्रेड पॉलिसी अगेन न्यू, ट्रेड निगोशिएशंस ये भी कंप्लीटली न्यू, एंड एक्सचेंज रेट ये कुछ हद तक पढ़ा हुआ है। एंड फाइनली यूनिट 5, चैप्टर 9 के अंदर 5 यूनिट्स है, 5वीं यूनिट का नाम है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। ओके, एंड लास्टली चैप्टर 10, वो अपने आप में ही एक चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी। अगेन इट्स अ न्यू एरिया। समझ आया सर? बातचीत तो समझ आया, सिलेबस इंट्रो तो हमें समझ में आ गया बेहद अच्छे से। चलिए, हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन क्लास, लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन।
स्टूडेंट्स, नाम है हमारे चैप्टर का नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या अलग है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, कैसे ये नया है, समझिए। पहले एक बात बता देता हूं, ये पीवाईक्यूज में 2 बार आया हुआ है, प्रैक्टिस हो जाएगा आज, डोंट वरी। पर मैं आपको बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स कुछ नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू बिजनेस है। इकोनॉमिक्स के फंडों को जब आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग में लगाओ तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि क्यों ना हम लोग अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दे। अब वो सोचती है इसका रिपरकशन डिमांड पर क्या होगा, शायद डिमांड गिरे, क्या पता डिमांड बढ़े। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इस थॉट से बाहर आइए कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमेशा घटेगा ही। हाँ, मैक्सिमम केसेस में घटता है, पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड जो है वो घटे नहीं, उल्टा बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कब होता है, किन सिनेरियोज में ऐसा होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टेल यू ऑल दैट। बिजनेस में अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ इकोनॉमिक्स का लॉजिक, दैट इज व्हाई वी कॉल इट बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, जो अब मैं पीवाईक्यूज का आंसर देता हूं, जो क्वेश्चन आया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली क्या है, समझना, दोनों टर्म्स का मतलब बताऊंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली क्या है बच्चे, बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आई नो बच्चा लोग का क्वेश्चन आएगा, जिन लोग के लिए इकोनॉमिक्स ने है कि अरे हमें ये तो बताओ इकोनॉमिक्स क्या है। आता हूं। अभी एक बार मेरा स्टेटमेंट सुनिए ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स मैक्रो के भी लगते हैं। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, नीचे जब जाऊंगा तो कवर होगा। खैर, अब सबसे पहले बच्चा लोग का जो क्वेश्चन आना चाहिए वो आना चाहिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उसके बाद समझेंगे व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंसान इंसान का वांट्स, वांट्स मतलब इंसान की इच्छाएं, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सर, वांट्स तो इंसान का हम आपको क्या बताएं, अनलिमिटेड है। वांट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड, एकदम सही। बट मुझे एक बात का जवाब दीजिए, वांट्स अनलिमिटेड है, पर एक बात बताइए, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी में उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी में उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो तो लिमिटेड है। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी में उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो रिसोर्सेज तो बिल्कुल लिमिटेड है। क्या बोला मैं, फिर से सुनिए। वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। उदाहरण के तौर पे, आप लोगों का जब 12 का एग्जाम्स खत्म हुआ, ठीक है, पक्का आप लोगों का अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का कोई ना कोई प्रोग्राम बना होगा। हाँ सर, बना था। अब जब आप लोगों का अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बना, मान लीजिए आपके पेरेंट्स अपने हिसाब से किसी को 500 दिए, किसी को 200 मिला, किसी को 1000 मिला, कि भाई फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो तो लो ये 500 रुपया लो, या ये लेट्स से ये 1000 रुपया लो। अब मान लो आपको 1000 रुपया मिला, कुछ लोग तो चाहेंगे कि सर हम 1000 रुपया में जो है पिज्जा भी खा ले, ठीक है कि नहीं है, मूवी भी देख ले, बॉलिंग भी कर ले, कपड़ा भी खरीद ले, कर ले। बट एक बात बताओ, आपका वांट्स तो अनलिमिटेड है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, बट आपके पास जो रिसोर्सेज है 1000 रुपया, वो तो लिमिटेड ही है ना। तो आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन से वांट्स को आज सेटिस्फाई करना है। आपको बच्चा एक डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सा वांट्स को आज सेटिस्फाई करना है और कौन सा वांट्स को फ्यूचर के लिए डिले कर देना है। कुछ वांट्स आप आज सेटिस्फाई करोगे, कुछ वांट्स आप फ्यूचर के लिए डिले कर दोगे। इस चीज के स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसी चीज के स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यू हर्ड दैट राइट। सर, समझ में आ गया? अब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हर जगह आप देखोगे जहां ये 3 चीजें दिखाई दे,
जहां ये तीन चीजें दिखाई दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो दो तरीके की एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स करते हैं, सुनते जाइएगा। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है सर? वो एक्टिविटीज जो इंसान करता है पैसे कमाने के लिए। उदाहरण के तौर पर आप लोगों के किसी के पेरेंट्स बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, आप लोगों के किसी के पेरेंट्स डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। तो वो लोग जब ये काम कर रहे होते हैं, मान लो आपके किसी के पेरेंट्स डॉक्टर है, वो अपने जब क्लाइंटों को देख रहे होते हैं तब उनका पर्पस मनी है। दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस नहीं बोलेंगे, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर वहीं पर मान लीजिए अगर आपका तबीयत खराब हो गया और आपके पेरेंट डॉक्टर है, आपका कुछ इलाज कर दिए, तो वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, इसलिए नहीं है कि आप पैसा दोगे बदले में। सो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंस्टीट्यूट का मेरा, मैं जहां भी बोलूंगा सुन लीजिएगा, मैं ना एमसीक्यू जोन मार्क करवाऊंगा। जहां मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट इधर से एमसीक्यू बना सकता है, वहां मैं एमसीक्यू लिखवाऊंगा। तो अभी अगर आपके पास बुक नहीं है तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। बट अगर बुक है जिनके पास, वो लोग हर बार अपने बुक में ये मार्किंग करेंगे। तो खैर चलिए अपने बातचीत समझते हैं। पर्पस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी में कोई भी एक्टिविटी हो उसका तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहता है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स ये रहा एमसीक्यू जोन। द पर्पस ऑफ एनी एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज इज टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब मैं कोई गुड्स बना रहा हूं, हेलो, मैं कोई गुड्स बना रहा हूं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अच्छा, मैं गुड्स बना रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये एक प्रोडक्शन है। तो इसी दौरान आप लोग कंज्यूम कर रहे हो मेरी सर्विसेज को, तो कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप लोग एक बात सोचिए, अगर मेरी एक इंस्टीट्यूट है, एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरी एक इंस्टीट्यूट है, मेरी इंस्टीट्यूट में मैं कुछ लोगों को भाई क्लीनिंग का काम दे रखा हूं कि भाई आप साफ सफाई मेंटेन रखें, कुछ को मैं बोल रखा हूं कि भाई आप एमसीक्यूज पर काम करें, कुछ को मैं बोल रखा हूं कि आप नोट्स एडिटिंग करें। अगर मैंने ऐसा काम दे रखा है तो मैं उनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है। एंड फाइनली एक्सचेंज। अब आप जब गुड्स या सर्विस खरीदते हो तो बदले में क्या करते हो? पैसे देते हो, तो एक्सचेंज। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस है टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों लिखा आप लोग को पता है? क्योंकि हम लोग कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहां पर प्रॉफिट को खास तवज्जो या खास फोकस दिया जाएगा। आगे आगे सुनिएगा एवरीवन। बिजनेस बहुत सारे तरीके का होता है। इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है सुनिएगा, बहुत सारे तरीके का बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर एक्टिविटी में, हर बिजनेस एक्टिविटी में एक कॉमन चीज होता है, कुछ इनपुट होता है जिसको आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ इनपुट होता है, कपड़ा बनाया, तो कोई अगर कपड़ा बनाया तो उसके लिए कॉटन लगा, कोई अगर फार्मर जो है क्रॉप्स उगाया तो उसके लिए सीड्स लगा, फर्टिलाइजर्स लगा, पेस्टिसाइड्स लगा। तो किसी भी एक्टिविटी का, आई मीन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन उद्देश्य क्या है? किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ इनपुट्स into a set of output, which is the essence of economic activity. MCQ zone. What is the essence of economic activity? What is the essence of economic activity? तो MCQ का hotspot, transforming a set of inputs into a set of output. इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना, इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना इज द ऑब्जेक्टिव और द एसेंस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्पस है टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट, पर्पस है टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट मानते हैं हम लोग, पर्पस है टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट मानते हैं हम लोग। बट एसेंस क्या है? एसेंस है टू कन्वर्ट इनपुट्स इनटू
आउटपुट्स। सर बात तो सही है, लेकिन एक बात बताना, इनपुट्स क्या है? स्टूडेंट्स इकोनॉमी में ना, इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब इससे इंपॉर्टेंट तो मैं क्या ही बोलूं आपको क्या है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इनपुट्स है। इकोनॉमिक्स में माना जाता है, या इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो 4 ही तरीके के इनपुट होते हैं। इनपुट 4 के बाहर नहीं जा सकते। तो बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वो 4 तरीके के इनपुट्स क्या क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर। एमसीक्यू हॉटस्पॉट, जिसको भी मैं शेड कर रहा हूं या अलग तरीके से मार्क कर रहा हूं, दीज आर एमसीक्यू हॉटस्पॉट्स। 4 इकोनॉमिक्स के, एवरीवन, 4 इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सेल। ट्रिक क्या है बोलो? सेल। ट्रिक क्या है बोलो? सेल। कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड एंड लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड एंड लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड एंड लेबर। सर कैपिटल का क्या मतलब होता है? सरल भाषा में पता है आपको, इसके ऊपर भी चैप्टर है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर है ना, उसमें अपने ये पढ़ने वाले हैं। सिलेबस इंट्रो में अभी बताया ना मैं आपको, लेकिन फिर भी कैपिटल मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब मशीन, मतलब रॉ मटेरियल्स। बाबू ये सब कुछ कैपिटल के डेफिनेशन में आ गया। मशीन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। मेक माई ट्रिप एमएमटी, मेक माई ट्रिप एमएमटी, मेक माई ट्रिप एमएमटी। वैसे ही कैपिटल के अंदर आता है एमएमटी, मशीन मटेरियल टेक्नोलॉजी। मशीन मटेरियल टेक्नोलॉजी, एमएमटी। कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? मशीन मटेरियल टेक्नोलॉजी, एमएमटी। लिखना आपका काम है, लिखना आपका काम है। कैपिटल के अंदर आता है मशीन मटेरियल टेक्नोलॉजी, मशीन मटेरियल टेक्नोलॉजी। यस और नो सर? यस सर। स्टूडेंट्स, अगर एंटरप्रेन्योर का बात करें, एंटरप्रेन्योर किस लिए काम करता है? बच्चे, एंटरप्रेन्योर किस लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है एंटरप्रेन्योर? प्रॉफिट्स के लिए। तो ई हो गया एंटरप्रेन्योर। एक बात आपको बता दूं, एंटरप्रेन्योर मतलब वो पर्सन होता है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो कैपिटल, लैंड और लेबर धरा का धरा रह जाएगा। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज एक ही चीज होता है। लैंड, बच्चे हम लोग जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए आप समझ लो लैंड मतलब जमीन जहां पे काम कर रहे हैं। पर इन इकोनॉमिक्स लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं, सारे फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, वाटर, मिनरल, सॉइल, सब कुछ लैंड है। एनी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सनलाइट भी लैंड का डेफिनेशन है, एयर भी लैंड है। ये एमसीक्यूज में आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में कि क्या एयर किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है? एयर भी जमीन के डेफिनेशन में आता है। ये सब मैं बताऊंगा जब उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और फाइनली लेबर। स्टूडेंट्स, अगर लेबर का बात करें तो मतलब फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। सर तो वो तो एंटरप्रेन्योर भी लगाता है, तो हाँ, उस एंटरप्रेन्योर का भी फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट को लेबर ही बोलते हैं। और जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं और फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं उसको भी लेबर बोलते हैं। सर बात समझ में आ गया हमें? सर हमें बात समझ में आ गया। आगे आगे अगेन अब पीवाईक्यू पॉसिबिलिटी कि इकोनॉमिक्स वर्ड किधर से ओरिजिनेट हुआ है। बच्चे, इकोनॉमिक्स वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से ओरिजिनेट हुआ है। इकोनॉमिक्स वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से हुआ है। ओइकोनोमिया का क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड। स्टूडेंट्स, ओइकोनोमिया का क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सिखा दिए इधर पे कि इकोनॉमिक्स किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। तो आप लोगों को पता रहेगा, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, एमसीक्यू हॉटस्पॉट। और ओइकोनोमिया का क्या मतलब है? हाउस होल्ड। ओइकोनोमिया का क्या मतलब है? हाउस होल्ड। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? राइट सर, अंडरस्टूड। सो 2 क्वेश्चंस हो गया यहां पर भी। आगे आपको पता है इकोनॉमिक्स वर्ड ना 19th सेंचुरी तक था ही नहीं, ये तो बाद में आया है।
19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी. सो टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज व्हाट? पॉलिटिकल इकोनॉमी. माइंड यू, आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जब मैं लाइन बाय लाइन कहीं जा रहा हूं, क्योंकि हर वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए जा रहा हूं. और आपको मैं बता दूं, एक बुक इकोनॉमिक्स का सबसे पहले जो छपा था, ऐसे वर्ल्ड वाइड अर्थशास्त्र है, पर एग्जाम में आया क्योंकि हम लोग वेस्टर्न हिस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और फॉलो करते हैं. तो द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में एडम स्मिथ का लिखा हुआ मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पहला माना जाता है. फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस. इसमें एडम स्मिथ ने क्या कहा बच्चा लोग? इससे मैं आपको, मेरे को वो मूवी याद आ गया, कुछ कुछ होता है ना? कुछ कुछ होता है में मिस ब्रिगेंजा एंटर करती है कॉलेज क्लासरूम में. शाहरुख खान बैठा रहता है शायद फर्स्ट या सेकंड बेंच में. मिस ब्रिगेंजा पूछती है दोस्ती क्या है? शाहरुख जी बोलते हैं प्यार दोस्ती है, दोस्ती ही प्यार है ना? हाँ सर, देखा है, हम लोग देखा है सर, हम लोग को भी कुछ कुछ होता है. तो स्टूडेंट, जहां लिखा है प्यार दोस्ती है, दोस्ती ही प्यार है, एडम स्मिथ बोलता था इकोनॉमिक्स पैसा है, पैसा ही इकोनॉमिक्स है. मतलब जहां पैसा, जिधर पैसा का बातचीत हो रहा है वो इकोनॉमिक्स है. खत्म कहानी, फुल स्टॉप लगा दीजिए. इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी माना जाता है और उसके डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन बोला जाता है. एडम स्मिथ के डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन बोला जाता है. स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड सर? चलिए, अब दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो यहां पर निकल कर आते हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इकोनॉमिक्स के बारे में, कि वांट्स आर अनलिमिटेड. हेलो एवरीवन, वांट्स आर अनलिमिटेड. पर एक बात बताइए, वांट्स तो सर अनलिमिटेड है, बट व्हाट अबाउट रिसोर्सेस? जिन रिसोर्सेस से आप वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे वो रिसोर्सेस अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? करेक्ट है, वांट्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स. स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यही दोनों बातें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है. ये रहा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो अगर आईसीआई पूछता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, तो याद रखिएगा दो बातें. यहां पे पीवाईक्यू नहीं लिखूंगा, इंपॉर्टेंट लिखूंगा. एक सेकेंड ना. दो बातें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है. पहला कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है. हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ा, एसेंस ऑफ बिजनेस पढ़ा, फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक्स पढ़ा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा. चलो, अंडरस्टूड है सर? मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन दिया था कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, कि इंसान का वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है. तो इंसान लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कैसे अपना अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करता है, इकोनॉमिक्स उसी चीज का स्टडी है. मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, हाँ सर आपने बोल रखा है. आइए पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the unlimited wants of human beings in a society. Exactly what I told you all. सर बात समझ में आ गया? अब स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं. इस डेफिनेशन का एक प्रॉब्लम है, कि ये डेफिनेशन मानता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर सकता. पर आप लोग देखे होंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल 2000 में जैसा इंटरनेट टेक्नोलॉजी था, 2026-27 में जैसा हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, क्या सेम है कि बढ़ गया? एग्जैक्टली. ऑन द वन हैंड we find that productive capacity of modern economies has grown tremendously, so resources can grow.
इसका क्या मतलब है कि रिसोर्सेस कैन ग्रो, रिसोर्सेस वैसे का वैसे रहे ये जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड? आज और भी रिसोर्स का ग्रोथ का मतलब और भी है। जैसा टेक्नोलॉजी था, फोटोकॉपी जिसको आप बोलते हो जेरोक्स करवाना, पहले जैसी टेक्नोलॉजी थी और आज जैसी टेक्नोलॉजी है सेम है। मोबाइल फोन जैसे पहला था आज है, फर्क सेम है कि अलग है? अलग है ऑब्वियसली, टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन। पहले मोबाइल फोन में खाली फोन में बात होता था, आज मोबाइल फोन से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, मोबाइल फोन से आप पूरा एक न्यूज देख सकते हो, मोबाइल फोन से आप गेम खेल सकते हो, एक मूवी, एक शॉर्ट मूवी आप बना सकते हो मोबाइल फोन पर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टुडे वी हैव न्यू एंड बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ये तो एक तरफा बात हुई कि टेक्नोलॉजी बढ़ा है, रिसोर्सेज बढ़ा है, पर ऑन दी अदर हैंड इधर ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी बढ़ना, रिसोर्सेज बढ़ने के बाद भी हम लोग सबको काम नहीं दिलवा पाए हैं। तो यही ऑन द अदर हैंड वी नो दैट द रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज नॉट बीन स्मूथ। हर जगह हर साल ग्रोथ ही ग्रोथ हुआ हो ऐसा नहीं है, किसी साल डाउनफॉल भी आया। कोविड, 2007 इकोनॉमिक क्राइसिस, 1930s डिप्रेशन, देयर हैज, ये चैप्टर 5 में इनका स्टोरीज भी है, बताऊंगा। देयर हैव बीन पीरियड्स इन विच आउटपुट नॉट ओनली फेल्ड टू ग्रो बट आउटपुट डिक्लाइंड। तो अगर कोई ये सोचे कि आउटपुट ग्रो किया है, तो बच्चा लोग कहीं ये ना सोच ले कि हमेशा ऐसे टॉप कर भी गया है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आई वुड से क्लियर करने के लिए ये बात लिखी गई है कि हमेशा से रिसोर्सेज ऐसे ग्रो नहीं किया, अप डाउन ये होते रहा है। हाँ, तो ये देखिए, इकोनॉमिक्स देयरफॉर कंसर्न्स इटसेल्फ नॉट जस्ट विद द क्रूशियल कंसर्न ऑफ हाउ अ नेशन एलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स को खाली इस बात से मतलब नहीं है कि नेशन रिसोर्सेज एलोकेट कैसे करता है, इट ऑल्सो डील्स विद द प्रोसेसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड एंड द फैक्टर्स विच इन द पास्ट हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशंस इन द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर खाली रिसोर्सेज हम लोग एलोकेट कैसे करें वो नहीं पढ़ेंगे, रिसोर्सेज ग्रो कैसे करें ये भी पढ़ेंगे, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किन किन कारणों से पास्ट में रिसोर्सेस कम हुआ था, रिसोर्सेस गिरा था। उन कारणों को भी हम लोग बच्चे एक्सप्लोर करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं। सर समझ आ रहा है क्या? सर समझ आ रहा है क्या? बातचीत समझ आ रहा है क्या? जितना बात बोल रहा हूं अगर वो आप लोग दिमाग में जहन में उतार लिए, एमसीक्यूज आज ही प्रैक्टिस होने वाला है, यू विल सी कि बात बैठ गया। तो यहां क्या बोला गया? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स enables us to develop an analytical approach that helps us in understanding wide range of economic issues. Example, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो इंडिया faced an all time high inflation rate। अगर आपको व्हाट इज इन्फ्लेशन नहीं पता है तो आप इकोनॉमिक इश्यूज को समझ लोगे? नहीं समझ पाओगे। जब ईरान इजराइल और यूएस का झगड़ा चल रहा है, ईरान ने क्या किया? ईरान ने अब तक कुछ नहीं किया है। ईरान ने क्या किया? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? मान लो ये दो कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज है, इसके बीच में वाटर चैनल है एक, जिसके थ्रू वर्ल्ड का लगभग 50% गैस पास होता है। ईरान ने क्या करा? इसके नीचे बॉम्ब्स लगा दिया, आओ पास करो, खाली जो हम लोग जिसको क्लियरेंस देंगे वो शिप जाएगा, नहीं तो उड़ा देंगे। अब इससे क्या होगा आप समझो, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट सप्लाई लिमिट हो गया, तो चीजों का दाम, तो चीजों का दाम, अरे चीजों का दाम स्काई रॉकेट हो जाएगा। अरे चीजों का दाम स्काई रॉकेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है, आपको एक दो बातें और बताऊं। आज अपने इतने आराम से इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, करेक्ट है? हमारे इतने सारे सर्वर्स है, मेरा डेटा है, आपका डेटा है, आपका डेटा, कितने बच्चों का डेटा है, करेक्ट, जो कहीं ना कहीं क्लाउड पे सेव्ड है। कभी सोचे हो कि वो सब क्लाउड स्टोरेज कहां रहता है? बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज और जो इंटरनेट का वायर लाइन है वो सब नदी और ओशंस के नीचे दबा हुआ है। वो लाइन नीचे से जाता है क्योंकि कूलिंग रखता है। और प्लस
नीचे से, ओशन के नीचे जाने से कोई भी डिसरप्शन होने का रिस्क नहीं है। व्हाट इफ ईरान वो उड़ा दे? किसी कंट्री को अटैक नहीं किया। आप लोग सोचो, आज इंसान का दो नहीं तीन हाथ है, तीसरा हाथ मोबाइल फोन है। फोन ही खत्म कर दिया, क्या करोगे फोन का? कब तक कैंडी क्रश खेलोगे आप उस पे? बात समझ में आ रहा है? दैट कैन बी डन। तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा? अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो वो सोच पाने की क्षमता डेवलप करना इस सिलेबस का मकसद है। दैट्स व्हाट दे हैव रिटन। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पूरे चार्ट को कि इकोनॉमिक्स किससे डील करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। अच्छा, एंड्स और मीन्स। एंड्स का मतलब क्या होता है पता है? अनलिमिटेड वांट्स। एंड्स का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? अनलिमिटेड वांट्स। लिख लेंगे, एंड्स इक्वल्स टू अनलिमिटेड वांट्स। मीन्स का मतलब स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की कमी है हमारी कंट्री में, वो मीन्स है। सर बातचीत तो आप सही बोल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अब लेट्स प्रोसीड विथ अवर डिस्कशन। यहां पर लिखा गया है मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इधर ध्यान दीजिएगा, जो जरूरी है वही बता रहा हूं। पहला बात, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स मतलब जोड़ता है किसको? इकोनॉमिक की थ्योरी को बिजनेस की प्रैक्टिसेस से। मतलब समझे, इकोनॉमिक्स के फंडों को बिजनेस में लगाना इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। आइए और बेटर पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। बिजनेस इकोनॉमिक्स also referred to as managerial economics. Business economics, also referred to as managerial economics, generally refers to the integration of economic theory, मतलब economic theory को डालना with business practice। अच्छा, तो business economics एक दूसरा नाम भी आप लोग पढ़ लिए हो। क्या पढ़ लिए हो बोलो? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। भूलना मत, आप जो किताब पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका नाम इकोनॉमिक्स नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। वाइल द थ्योरीज, अब देखो कैसे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स आपको क्या पढ़ाता है? डिमांड पढ़ाता है, सप्लाई पढ़ाता है, कॉस्ट पढ़ाता है, प्राइस, कंपटीशन, ये सब पढ़ाता है, करेक्ट? बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज दिस टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल, इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट की मोनोपोली है। मोनोपोलिस्ट के पास पावर होता है वो खुद का प्राइस डिसाइड कर सके। मोनोपोलिस्ट मतलब जो सिंगल सेलर होता है मार्केट में। रेलवेज क्या कोई प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो आज गवर्नमेंट को जो रेलवेज का प्राइस रखना है वो रख सकती है। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में कि एक मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज इनडिस्क्रिमिनेटली, किसी से ज्यादा किसी से कम। पर बिजनेस इकोनॉमिक्स इसको अप्लाई करके दिखाता है। रेलवेज जब इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है कि हमारे टक्कर में कोई नहीं, तो जो प्राइस चार्ज करना है करता है, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्राइजेस ऑफ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज, पकड़िएगा, logic, theories and analytical tool that are used for rational business decision making, सर बात समझ में आ गया? और एक बात और आपको बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को खाली माइक्रो और मैक्रो से मतलब नहीं है, और भी फील्ड्स ऑफ स्टडी आपको पता है। ऑपरेशंस रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स का इन सब से भी कनेक्शन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरी, ऑपरेशंस रिसर्च, स्टैट्स, मैथ्स एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अंडरस्टूड सर? सर बातचीत समझ में आ गया। अब राइटर्स का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक एक ही राइटर का नाम आया है, एडम स्मिथ, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776। अब सुनिए, जोएल डीन,
आ गया नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट का नाम आ गया है स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं। जोएल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स in terms of use of economic analysis in the formulation of business policies। तो बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए जो आप इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जोएल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। आगे, इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ डैश। एमसीक्यू में आ सकता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं। बच्चे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस है सर? दो ब्रांचेस है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। आप एक जंगल में जाओ, किसी एक पेड़ को ताड़ो और उस पेड़ के बारे में सोचो कि इस पेड़ की हाइट क्या होगी, ये पेड़ कितने साल पुराना होगा, इस पेड़ में कितने फल लगते होंगे, वो फल कितने मीठे होंगे। अगर आप एक पेड़ के बारे में सोच रहे हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हो, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हो। पर आप पूरे जंगल के पेड़ों के बारे में सोच रहे हो कि इस जंगल में कितने पेड़ हैं, हर पेड़ से कितना फल आता है, तो इस जंगल से टोटल कितना फल निकलेगा, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल कस्टमर के हैबिट्स को स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी सिटी, पूरे कंट्री, पूरे अर्थ को स्टडी करता है। सर समझ में आ गया? आइए पढ़ते हैं कि हमने ठीक बताया है कि गलत। लेट्स सी। माइक्रो इकोनॉमिक्स is the study of behavior of different individuals and organizations within an economic system. In other words, microeconomics examines how the individual units make decisions so as to how to efficiently allocate their scarce resources. क्या लिखा है देखो, microeconomics examines how the individual units make decisions, how the individual units make decisions as to how to efficiently allocate their scarce resources. तो यहां फोकस है ऑन स्मॉल नंबर और ग्रुप ऑफ यूनिट्स रेदर देन ऑल द यूनिट्स कंबाइंड। तो यहां स्मॉल यूनिट्स पर फोकस है, न कि सारे यूनिट्स पर फोकस है। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग माइक्रो के अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं एक बार देख लेते हैं। व्हाट डू वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, आइए एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग, की प्रोडक्ट का दाम क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग कि इस वर्कर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इन सारों को आप स्टडी करते हो इन द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो के अंदर क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज व्हाट इज स्टडीड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब मैक्रो पढ़ते हैं। आइए मैक्रो पढ़ते हैं। मैक्रो में ना सब कुछ एग्रीगेट टोटल में होता है। एक कस्टमर नहीं, सारे कस्टमर्स इन एन एरिया, एक प्रोड्यूसर नहीं, सारे बिजनेसेस इन एन एरिया। सर हमें बात समझ में आ गया? सर हमें बात समझ में आ गया? तो चलिए क्लास लेट्स स्टार्ट एवरीवन। मैक्रो इकोनॉमिक्स is the study of overall economic phenomena or the economy as a whole rather than its individual parts। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है rather than individual parts। इंडिविजुअल पार्ट स्टडी नहीं करता। अकॉर्डिंगली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। फिर से, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स such as overall level of outputs and employment, total level of output and employment, total consumption, total saving, total investment, exports, imports and foreign investment, and also how this aggregates
शिफ्ट ओवर टाइम, और ये एग्रीगेट समय के साथ बदलते कैसे हैं वो भी स्टडी किया जाता है। सिंपल, एग्रीगेट्स वर्ड दिखे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ एरियाज जो अपने मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं एक बार देख लेते हैं, फिर एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि एग्जाम में आने वाला है आपके। क्यों? उसका सीक्रेट है, प्रीवियस हर अटेम्प्ट में आया है, तो आपके में क्यों नहीं आएगा? ऐसा एक हेड आने वाला है, सुनिएगा अभी। पहले पहले ये पढ़ लीजिए, उसके बाद अ फ्यू एरियाज दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नेशनल इनकम, पूरे कंट्री का इनकम मैक्रो के अंदर, पूरे कंट्री का इनकम मैक्रो के अंदर, ओवर एवरेज प्राइस लेवल, इंटरेस्ट क्या होगा मैक्रो के अंदर, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी मैक्रो के अंदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो के अंदर। आप लोग अगर देखोगे तो यहां पे पूरा नेशन वाइड, पूरा इंडिया कंसिडर करा जा रहा है। समझ में आ गया सर? आगे आगे, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये था वो हेड जिसका मैं आपसे बात कर रहा था। एवरी अटेम्प्ट, ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट, यहां से प्रश्न पूछा गया है, कभी किसी फीचर पर, कभी किसी फीचर पर। नेचर का मतलब हां फीचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, नेचर का मतलब फीचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, दैट्स ट्रू। आइए फिर देरी किस बात की क्लास, आइए फिर देरी किस बात की? यहां तक क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? प्लीज कंफर्म, क्लियर है यहां तक? राइट सर। अब कितना क्लियर है वो तो अभी जब हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो पता लगेगा। सबसे पहले पहला फीचर, हेलो एवरीवन, सबसे पहला फीचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अच्छा, साइंस क्या करता है? एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। एग्जांपल, न्यूटन का लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप दीवार को पुश करोगे, दीवार आपको पुश बैक करेगा। इकोनॉमिक्स भी तो ऐसे ही बोलता है, आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड गिर जाएगा। इफेक्ट क्या था? डिमांड का गिरना। कॉज क्या था? प्राइस का बढ़ना। तो इसीलिए इसको साइंस बोला जाता है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप गलत हो अगर आपको लगता है कि खाली स्टैट्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं। जी हां, इकोनोमेट्रिक्स भी एक ब्रांच ऑफ स्टडी है। आगे नेक्स्ट बात सुन लेना, मैंने जब आज का सेशन आरंभ किया था, ये चैप्टर आरंभ किया था, तो मैंने बोला था कि मेनली बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो। ये पीवाईक्यू में आया हुआ है कि मेनली बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो। पर रुक जाओ, इट इनकॉर्पोरेट्स, आने वाला है ये फीचर कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बट इट इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो एलिमेंट्स टू, बट इट इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो एलिमेंट्स टू। जी हां, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, जी हां, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बट इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, कुछ ना कुछ एरिया इन्वॉल्व रहता है। बताइए सर। सो स्टूडेंट्स यहां देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज क्यों? क्यों? क्योंकि यहां आप इंडिविजुअल बिजनेस का डिसीजन मेकिंग को स्टडी कर रहे हो। जब भी इंडिविजुअल बिजनेस का डिसीजन मेकिंग को स्टडी कर रहे हो तो वो माइक्रो हो गया ना। A business manager is concerned about the achievement of predetermined objectives of his organization to ensure long-term survival and profitable functioning. So it relies heavily on the techniques of micro. अब मैंने आपको क्या बोला था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली क्या है? माइक्रो। बट मैंने आपको एक और बात बोला था, बट इट इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो टू। नेक्स्ट फीचर देख लो, इट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो एज वेल। कैसे? क्या एक टैक्स स्ट्रक्चर मैक्रो है कि नहीं? हाँ। बिजनेस को अफेक्ट करता है कि नहीं? करता है। इंटरेस्ट रेट्स मैक्रो के अंदर स्टडी करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सरकार डिसाइड करेगी, पर वो इंडिविजुअल बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सचेंज रेट
मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कंट्री के लिए सरकार डिसाइड करती है या मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। तो पढ़ते हैं आप किसके अंदर है, मैक्रो के अंदर। पर एक्सचेंज रेट एक कंपनी को अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते? अरे करते हैं ना, यही लिखा है। अब बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस अकेला फंक्शन कर रहा है, वो एक सोसाइटी का हिस्सा है। तो सोसाइटी में जो होगा वो उसको अफेक्ट करेगा, और सोसाइटी क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। सो बहुत सारे मैक्रो वेरिएबल्स है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, टैक्सेशन, एक्सचेंज रेट, जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बोला था? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब क्या बोला जा रहा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। क्यों है आर्ट? क्यों है बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट? आर्ट क्या होता है? सिंगिंग, डांसिंग, जिसको आप रेगुलरली अप्लाई करो तो यू गेट बेटर एट इट। वैसे ही अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के फंडों को कंसिस्टेंट बेसिस पर अप्लाई करोगे तो एज अ बिजनेस मैनेजर यू गेट बेटर एट एनालिसिस एंड अप्लाइंग दोस कॉन्सेप्ट्स। So as it involves practical applications of rules and principles for the attainment of the objectives. आगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट्स। थ्योरी ऑफ मार्केट्स मतलब कि हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, कि मोनोपोली मार्केट में है, कि ओलिगोपोली मार्केट में, ये सब टाइप्स ऑफ मार्केट्स है। It uses the theory of firm and resource allocation in the backdrop of a private enterprise economy. प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, जहां प्राइवेट सेक्टर ओन करते हैं रिसोर्सेस को। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन लोग यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही बोल देगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पता है एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है, मतलब प्रैक्टिकल है। कोई चीज प्रैग्मेटिक है, आया हुआ है पीवाईक्यूज में, कोई चीज प्रैग्मेटिक है मतलब क्या है? उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, वो प्रैक्टिकल है। बिजनेस तो ये लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो पहले गाली दिया, क्या बोल के? कि थ्योरेटिकल है एकदम, और फिर बोला पर बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। क्योंकि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके फंडे क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है? अरे क्या बात करते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स के फंडे क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स तक स्थित है? अरे नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो फंडे हैं वो मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है, ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग डिसिप्लिन सबसे रिलेटेड है। इसी को बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ स्टडी करते हैं, इट्स नॉट वन सब्जेक्ट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? अगला पॉइंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। अब ये वो वाला क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार आया है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट। कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो चिंता नहीं करो। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में। चलिए अब समझिए क्या है। इकोनॉमिक्स दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? एक होता है एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है पता है? वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है। पॉजिटिव प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है। इफ प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, खत्म, थ्योरेटिकल है पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव सजेशन देता है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट ऑट टू बी डन। ये ट्रिक याद रख लेना। पॉजिटिव बोलता है डैश देके लिख लो व्हाट इज, और नॉर्मेटिव बोलता है व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। नॉर्मेटिव बोलता है व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी डन। और एक चीज याद रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन लोग मान रहे हैं नॉर्मेटिव है। आओ पढ़ लो एक बार। अब पॉजिटिव और प्योर साइंस। अच्छा, पॉजिटिव को प्योर इकोनॉमिक्स बोलते हैं, नॉर्मेटिव को प्रिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, लिख लेना। पॉजिटिव ब्रैकेट में प्योर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब प्योर इकोनॉमिक्स,
नॉर्मेटिव मतलब प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, फिर रीड करवाऊंगा। आइए देखिए, a positive or a pure economic analyzes cause and effect relationship but it does not involve any judgment। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई जजमेंट नहीं पास करता, लिख लो ब्रैकेट में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नो जजमेंट, कोई जजमेंट पास नहीं करता। पर अगर जजमेंट ही नहीं पास करता तो सोल्यूशन कौन दिया, फिर सोल्यूशन तो दिया नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स खाली बताता है व्हाट इज। अब आओ नॉर्मेटिव पढ़ो। एज अगेंस्ट दिस इधर देखिए, a normative science involves judgments कि what should be done, what ought to be done। It is prescriptive in nature and suggests what should be a course of action under situation। जैसे for example, if there is a inflation in the country, if the country is, you know, in the situation or in the crisis of inflation, the government should increase the bank rate, the RBI should increase the bank rate। what RBI should do, ought to do, अगर ये लैंग्वेज है तो नॉर्मेटिव आंसर है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरनल इश्यूज भी सॉल्व करता है, जिसको ऑपरेशनल इश्यूज बोलते हैं। बिजनेस के अंदर के कुछ इश्यूज को सॉल्व करता है माइक्रो को यूज करके, और एक्सटर्नल इश्यूज या एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करता है मैक्रो को यूज करके। अब स्टूडेंट्स सुनिएगा, माइक्रो के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। डिमांड एनालिसिस, कि हम लोग का जब जब ये प्राइस था तब तब ये डिमांड था, इंटरनल इशू। हमारा जब कॉस्ट इतना है तो प्रोडक्शन इतना हो रहा है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इज इंटरनल इशू। इन्वेंट्री कितना रखना चाहिए, देखो ज्यादा पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक किए पैसे का वेस्टेज, कम ब्लॉक किए तो कस्टमर डिमांड करने आएगा, आपके पास माल ही नहीं रेडी है। मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है। प्रॉफिट एनालिसिस, कितना इन्वेस्ट करना है किसी बिजनेस में, माइक्रो के अंदर। माइक्रो के अंदर क्या क्या आ गए, खाली नाम याद रखना है आपको, कुछ नहीं अंदर का पढ़ना है। पहला है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस क्या होता है, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, कि कितना इनपुट से कितना कॉस्ट पड़ रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताई दिया आपको। मार्केट स्ट्रक्चर, कि हम लोग किस मार्केट में है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में है कि मोनोपोली मार्केट में है। रिसोर्स एलोकेशन, किस काम में कितना रिसोर्स यूज करना है। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। तो याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस कौन सा इशू है, माइक्रो की मैक्रो। माइक्रो इशू है, इंटरनल इशू है। मैक्रो में इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं। जैसे हम लोग बिजनेस साइकिल के कौन से स्टेज पे, अलग अलग स्टेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, हम लोग कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में, मतलब हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है, सोशलिस्ट में है कि मिक्स्ड में। यूनिट 2 में इनके बारे में है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड के बारे में। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, सेंट्रल बैंक कैसे फंक्शन करते हैं, ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हैविंग सेड दैट, इंस्टीट्यूट के हर बुक के एंड में, हर चैप्टर के एंड में समरी है। मेक श्योर एवरीबडी रीड्स दिस। चलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो एंड सॉल्व सम एमसीक्यूज एंड सी कि अपने को कितना समझ आया कितना नहीं। लेट्स गो क्लास। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, आइए पढ़ते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। स्कैरसिटी एंड चॉइस, कि क्योंकि स्कैरसिटी है तो चॉइस करना है। सिर्फ प्रोडक्शन स्टडी करते हैं या सिर्फ कंजम्पशन स्टडी करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को। स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है सर बी, एकदम सही, कि रिसोर्सेस स्कार्स है तो हम लोगों को चॉइस करना पड़ता है। जो मैंने 1000 रुपया वाला एग्जांपल लिया था,
कि आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा वांट सेटिस्फाई करना है, कौन सा नहीं. सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस. सेकेंड क्वेश्चन, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू. इकोनॉमी में प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, वांट्स लिमिटेड है. अरे उल्टा लिखा है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर रिसोर्सेज स्कार्स है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है. ये बिल्कुल सही है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या हम लोग पढ़े हैं क्या? आज पढ़े हैं क्या? हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. इनमें से काफी पीवाईक्यूज भी है जो आप पढ़ेंगे आज, कुछ बनाए हुए हैं ऑब्वियसली. हु रोट वेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब गोज विदाउट सेइंग, एडम स्मिथ. माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ एंटायर इकोनॉमी, वो मैक्रो है, इंडिविजुअल यूनिट्स. एग्रीगेट दिख जाए, एंटायर दिख जाए या ओवरऑल दिख जाए तो मैक्रो है. आई लो आ गया. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एंटायर इकोनॉमी. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली based on microeconomics. डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? इग्नोरिंग ऑल्टरनेटिव्स, कि सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि रैंडम चॉइस? करेक्ट, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. वी हैव डन इट. इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड, ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया. ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड. अगर आप ये रिकलेक्ट कर पा रहे हो, मतलब आप लोगों का फाउंडेशन का तैयारी बहुत ही गजब स्टार्ट हुआ है. हर वो बच्चे को बोल रहा हूं जो ऑनलाइन कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है, या जो रिकॉर्डेड देख रहा है. अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स रिसोर्सेस लीड्स टू. अरे वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तभी तो चूज करना पड़ रहा है ना कि कौन सा वांट सेटिस्फाई करे और कौन सा पोस्टपोन करे. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव. प्योर का मतलब तो आप लोगों को पता है, पॉजिटिव होता है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव क्योंकि इट इज प्रिस्क्रिप्टिव, इट गिव्स सॉल्यूशन, इट टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी डन. नॉर्मेटिव मतलब व्हाट ऑट टू बी डन. मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, देखो हम लोग आज पढ़े हैं कि मैक्रो के अंदर क्या होता है, इन चारों में से क्या आता है? हाँ जी, इंटरेस्ट रेट डिसीजन मैक्रो के अंदर आता है. प्रोडक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, आज लेक्चर जब शुरू हुआ है तो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट्स. क्या हम लोगों ने नहीं पढ़ा था? फर्स्ट पेज में था वो जो बिजनेस से रिलेटेड पैराग्राफ था. विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट. कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज होता है, एंटरप्रेन्योर होता है. बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प इन एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, गेमिंग की डिसीजन मेकिंग. हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं? प्रोडक्ट का प्राइस, कि कितना स्टॉक रखें, स्टॉक कंट्रोल, कि एट अ टाइम मेरे गोडाउन में कितना माल रहना चाहिए, स्टॉक कंट्रोल. डिमांड फोरकास्टिंग इज पास्ट एनालिसिस ओनली, फ्यूचर प्रेडिक्शन, इग्नोरिंग ट्रेंड्स या रैंडम गैस. फ्यूचर प्रेडिक्शन कि मेरा प्रोडक्ट का डिमांड कितना होने वाला है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट शुड बी. स्टूडेंट्स, हर वर्ड, हर लाइन इंस्टीट्यूट के मटेरियल का आप लोगों को रीड करना है. आज क्लियर है चीजें, अगर नहीं रीड करोगे भूल जाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू ब्लेम एनीवन. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट इज, नॉर्मेटिव था व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी. मैक्रो वेरिएबल्स इंक्लूड वन गुड माइक्रो, फर्म कॉस्ट माइक्रो,
national income, macro. Business economics is practical application of economic theory. जोएल डीन का डेफिनेशन याद आता है. Which of the following is an internal issue? बच्चा, प्राइसिंग डिसीजन. External issues include प्रोडक्शन, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, बिजनेस साइकिल. क्योंकि बिजनेस साइकिल आप डिसाइड नहीं कर सकते. इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अवॉइडिंग चॉइसेस, मेकिंग रैशनल चॉइसेस, मेकिंग eliminating scarcity, increasing wants, making logical choices. And scarcity means resources are limited. With this, students, we wind up the class today. होमवर्क आपको मिल चुका है. रीड द ICI मटेरियल. कोई कॉमा कोई डॉट मत छोड़ना. दैट्स इट. थैंक यू. गुड बाय एवरीवन.